हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लीप यूपीएससी। इस चैनल के जरिए मैंने इन्फ्लेशन पे एक वीडियो सीरीज इनिशिएट किया है। इस वीडियो जो इन्फ्लेशन का जो वीडियो होगा ये शायद 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट होगा क्योंकि ये एक बड़ा सिलेबस था। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन्फ्लेशन पे और इन्फ्लेशन के डेफिनेशन, इन्फ्लेशन का जो रेंज होता है, जो परसेंटेज इंक्रीज होती है, उस बेसिस पे जो काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं उस पे मैं बात करूंगा। इसके बाद में इन्फ्लेशन के इफेक्ट, इन्फ्लेशन के फैक्टर्स जिससे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज हैं, कॉस्ट पुश, डिमांड पुश और वेरियस इन्फ्लेशन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे बात करूंगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है इन अ वेरी सिंपल मीनिंग। इन्फ्लेशन जो है ये अगर हम सिंपल मीनिंग में समझे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता क्या है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली ये साल बदर साल लिया जाता है, पर एनम लिया जाता है। तो जनरल प्राइस लेवल होता क्या है? जनरल प्राइस लेवल पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ कंज्यूमर गुड्स होता है जो कंज्यूमर डेली यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसमें क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वेरियस अदर कमोडिटीज एंड सर्विसेज को एक लिया जाता है। हर एक चीज का एक करंट प्राइसेस होती है और उस करंट प्राइसेस का एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है और उस एवरेज प्राइसेस को हम लोग जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। तो इसे समझते हैं। क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हाउसिंग एटसेट्रा। तो ये सारा जो टर्म्स हम लोग इसमें लेते हैं जो कमोडिटीज और सर्विसेज है। इसका करंट प्राइसेस होता है। इस करंट प्राइसेस का एक एवरेज प्राइस मान लिया कि 2018 में 100 रुपीज है। तो एक पर्सन है, उसे 2018 में इस पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 100 रुपीज पे करना पड़ रहा है। अब 2019 में उसे सेम पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 120 रुपीज पे करना पड़ा। तो ये जो इंक्रीज इन द प्राइस हुआ इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। यही एक जनरल प्राइस लेवल है, इसी में 20 रुपीज इंक्रीज हुआ और इसे जब हम लोग परसेंटेज टर्म में कहेंगे तो 20% पर एनम इन्फ्लेशन हुआ। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन में जो देखने वाली बात है वो है कि इन्फ्लेशन में जो वैल्यू ऑफ मनी होती है और जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है वो रिड्यूस होती है। वैल्यू ऑफ मनी और परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो रिड्यूस होती है। रिड्यूस है वो कैसे होती है? जैसे कि आपने देखा कि 100 रुपए में उस आदमी ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स खरीदा, लेकिन 120 रुपीज में अगले साल उसे उतना ही सेम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना पड़ा, लेकिन उसे पैसे ज्यादा देने पड़े। तो इस तरह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज कर गई और जो परचेजिंग पावर जो होती है वो डिक्रीज कर गई। तो इन्फ्लेशन को जनरली लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन बुरी होती है, इकोनॉमी के लिए हर्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन के दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो माइल्ड इन्फ्लेशन होता है वो हमेशा ही इकोनॉमी को बूस्ट करती है, लेकिन जो हाई इन्फ्लेशन होती है जो बहुत तेजी से बढ़ती है वो हमेशा इकोनॉमी को हर्ट करती है। तो आइए समझते हैं कौन से इंडिविजुअल बेसिस पे, जो एसेट बेसिस पे ये इन्फ्लेशन उसके लिए अच्छी होती है और इन्फ्लेशन बुरी होती है। तो ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो इन्फ्लेशन को कैसे देखता है। वो उसके एसेट होल्डिंग पे डिपेंड करता है। सपोज कि एक पर्सन ए है और पर्सन बी, ये कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करता है या कुछ स्टॉक कमोडिटीज होल्ड करता है। स्टॉक कमोडिटीज होल्ड करता है और ये एक है जो कैश होल्ड करता है। तो इस बंदे के लिए इन्फ्लेशन फायदा करेगी क्योंकि प्रॉपर्टीज की जो प्राइस होती है वो हर साल इंक्रीज करती है। 2010 में अगर किसी प्रॉपर्टीज की कॉस्ट मान लिया कि 10 लाख है तो 2015 में उसकी कॉस्ट हो सकता है 15 लाख, 16 लाख, 70 लाख हो जाए। तो हर साल वो इंक्रीज करती है। तो इसके लिए इन्फ्लेशन प्रॉफिट है, इनके लिए इन्फ्लेशन प्रॉफिट करती है। लेकिन और जो स्टॉक कमोडिटीज में जैसे कि फार्मर्स होते हैं, जब वो कटाई अपने फसल की करते हैं तो वो उस वक्त कुछ जो क्रॉप्स होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि जब प्राइसेस इंक्रीज होगी, अच्छे रेट मिलेंगे, तब उस समय उससे बेचेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो स्टॉक कर लेते हैं। तो उनके लिए भी अगर इन्फ्लेशन होती है तो जो प्राइस में, जो रेट में जो इंक्रीज होगा उसमें उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी, इसलिए उनके लिए भी ये
फायदा करती है। इसमें फार्मर भी हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो स्टॉक कमोडिटीज होल्ड करती है। लेकिन जो कैश होल्डर है, जो बैंक में पैसा ना रखकर कुछ पैसे अपने पास रखती है जिसपे ना कोई इंटरेस्ट या कुछ हो, तो इन लोगों के लिए भी इन्फ्लेशन फायदा नहीं करती, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है इसमें गिर जाती है, परचेजिंग पावर मनी गिर जाती है। तो कैश होल्डर के लिए ये फायदा नहीं करती है, और लेकिन जो प्रॉपर्टीज और स्टॉक कमोडिटीज है उसके लिए फायदा करती है। मैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में इसे बहुत ही इलेबोरेट तरीके से बतलाऊंगा, लेकिन अभी इसे समझने के लिए यहां तक रखता हूं। तो अब इन्फ्लेशन को समझने के लिए हमें एक ग्राफ को भी देखना होगा, डिमांड और सप्लाई का, जिसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। अब इसमें एक सिचुएशन ये आती है कि मान लिया कि एक्सेस सप्लाई हो गई। एक्सेस सप्लाई हो गई कि मान लिया कोई कमोडिटी है, उसकी सप्लाई मार्केट इकोनॉमी में 20 है, जो डिमांड है सिर्फ 2 है। तो ये जो 18 एक्सेस सप्लाई है, 18 ये एक्सेस सप्लाई है, ये कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्राइसेस है, प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अब डिमांड है नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि उसका जो प्राइसेस है उसे रिड्यूस कर देगा, ताकि लोग उस कम प्राइसेस में उसे खरीद सके। क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो ज्यादा, अगर उसके प्राइसेस ज्यादा है तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इसलिए उसके प्राइसेस को कम कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइसेस कम कर दी गई। जैसे ही प्राइस कम कर दी गई तो वो जो डिमांड था 2, उसे डिमांड में भी इंक्रीज हो गया, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके मीट हो गए, जो कि स्टेबल कंडीशन है इकोनॉमी के लिए। अब इस कंडीशन से फिर इकोनॉमी इंक्रीज हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान ला कि कमोडिटीज 20 है लेकिन डिमांड 40 हो गई, तो जो एक्सेस डिमांड हो गई। तो अब एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स अपने प्राइसेस में हाइक करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे प्रॉफिट लेने के लिए। तो क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि जैसे 20 कमोडिटीज है, 40% है जो डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ पर्सन इसे खरीद लेंगे, लेकिन कुछ जो पर्सन होंगे जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे, वो इसे ज्यादा पे करने के लिए उसके पास पैसे होंगे। तो इस चीज को देखते हुए प्रोड्यूसर प्राइसेस को इंक्रीज कर देगी। जैसे वो प्राइसेस को इंक्रीज करेगी तो वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाकर मीट करेगी। तो इस पोजीशन पे क्या होगा? एक्सेस डिमांड हुआ तो प्राइसेस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आप अपने माइंड में रखिए, इसे हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसे बतलाया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन का फर्स्ट स्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रेंज इन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज फर्स्ट स्टेज इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट की होती है, 1 to 3%, अप टू 3% इंक्रीज होती है। किसी साल वो 1% इंक्रीज होगी, किसी साल 1.1% इंक्रीज होगी, किसी साल 2%, 3%, इस तरह इंक्रीज होती है। अप टू 3% या 4% ये इंक्रीज होती है। कोई डेफिनेट इसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरली इसे माना गया है। ये बहुत ही स्लो होती है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में इसे नोटिस किया जा सकता है, और ये इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। अब ये इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छी होती है इसे समझिए, क्योंकि लोग जो है ना इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं, इसलिए वो डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। डिमांड करने ज्यादा लगते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी उसी डिमांड के जो रेट ऑफ जो डिमांड है, उसी रेट ऑफ डिमांड में वो सप्लाई करने लगते हैं, उससे ना कम ना उससे बेसी। तो एक जो पैरेलल डिमांड और रेट का जो सामंजस्य इसमें बैठता है, बैलेंस्ड वे में जो डिमांड और रेट चलता है, उसी में ये इकोनॉमी एक्सपेंड करती है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई तो इन्फ्लेशन आ गया, एक्सेस डिमांड आ गया, और या बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया तो डिफ्लेशन आ गया। ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ चलती है। जिस रेंज में डिमांड इंक्रीज होती है उसी रेंज में सप्लाई इंक्रीज होती है, इसलिए इसमें इकोनॉमी बूस्टअप होती है, जीडीपी इंक्रीज होती है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव साइन है। दूसरा जो स्टेज होता है, जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में अगर नोटिस नहीं किया जाता है तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन का जो रेंज है वो 3 to 10% है, लेस देन 10% होगा हमेशा। वॉकिंग इन्फ्लेशन शुरुआती स्टेज में तो माइल्ड होती है, अच्छी होती है, लेकिन बाद में जब ये इंक्रीज करने लगती है तो ये इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो जाती है, हैवॉक क्रिएट करती है। और इसमें जो है, इसमें फिर जो इनकम होती है जो लोगों की,
वो जो एक डिमांड और सप्लाई की जो गैप आ जाते हैं, डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाती है, ये कंडीशन आ जाता है और इसमें प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। तो ये धीरे धीरे फिर ये रनिंग इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाते हैं। रनिंग इन्फ्लेशन और रन अवे इन्फ्लेशन ये डबल डिजिट में होता है और इसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन में ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन वेरियस इकोनॉमीज इसे दूसरे इन्फ्लेशन में भी इंक्लूड करते हैं। तो इसे हम दोनों तरीके से समझते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में हालांकि 22,000% इंक्रीज था, 200%, 300%, 400% ऐसे इंक्रीज होता है। तो ये डबल और ट्रिपल दोनों में होता है, तो इसको रन अवे इन्फ्लेशन में भी आप रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, और रनिंग इन्फ्लेशन आप अगर पार्टिकुलरली देखते हैं तो 10 to 20% इंक्रीज होती है। तो अगर इस गैलोपिंग इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जो डिमांड है, जो प्राइसेस हाइक है, वो बहुत ही तेजी से होने लगती है और वैल्यू ऑफ जो मनी है, वैल्यू ऑफ मनी सडनली फॉल हो जाती है, कम समय में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये फॉल होने लगती है और जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हाइक होने लगती है, प्राइसेस काफी हाइक होने लगती है। इस कंडीशन में जो वेजेज और इनकम जो है, वेजेज और इनकम जो वर्कर्स के हैं वो फॉल हो जाती है, वो उस जो प्राइसेस, जो बढ़ी हुई प्राइसेस है उसको मीट नहीं कर पाती है और जब वो मीट नहीं कर पाती है तो एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। ये कंडीशन रहता है, एक्सेस ऑफ डिमांड हो जाता है और इस कंडीशन में जो इकोनॉमी है वो हैवोक क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में और इसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 200%, 300% अगर इंक्रीज होने लगती है तो वे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इकोनॉमी के, उसके आउट ऑफ द रीच जाता है। आउट ऑफ द रीच होने का सेंस कि उसके पास उतना इनकम ही नहीं है कि जो वो उस कमोडिटीज को खरीद सके। तो ये परचेसिंग पावर ऑफ मनी बहुत ही सडनली फॉल हो जाती है। जो पांचवे जो इन्फ्लेशन है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि रातों रात जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती है और ये डेली होती है, डेली इंक्रीज होती है प्राइसेस और अबव 1000%, ये मिलियन ट्रिलियन ऐसे इंक्रीज होती है। एक एग्जांपल है इसमें कि 2018 में वेनेजुएला में जो प्राइसेस हाइक हुई थी वो 1300% हुई थी। तो इस कंडीशन में ये होता है और ये क्यों होता है, इसमें होता क्या है, जनरली एक देखा गया कि जर्मनी 1920s में भी इसमें वर्ल्ड वार लाइक जो अगर सिचुएशन आती है तो जो इसके जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल जो बैंक होती है, वो नोट्स प्रिंट कर देती है। मनी सप्लाई तो वो इंक्रीज कर देती है, लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में है वो उस रेंज में इंक्रीज नहीं होती। तो जो डिमांड और सप्लाई का जो एक पैरेलल जो रेंज है वो नहीं कवर हो पाता। डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और सप्लाई उसे मीट नहीं कर पाती है और जब सप्लाई उसे मीट नहीं कर पाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा सामान खरीद सकती है। जो बहुत ज्यादा सामान खरीद सकती है तो प्रोड्यूसर भी उतने ज्यादा प्राइसेस को हाइक करेंगे। अब जब और प्राइस इस तरह चलते रहता है, डेली कंटिन्यूस चलता है और डेली ये प्राइसेस हाइक होते रहते हैं और होते होते यह मिलियन ट्रिलियन परसेंटेज ऐसे इंक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन में एक जर्मनी में 1920s में एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो उस समय जो 1923 में जर्मनी में जो प्राइसेस में इंक्रीज हुए वो 36 मिलियन इंक्रीज हुआ अपने पिछले दोनों साल के कंपैरिजन में। पिछले दोनों साल के 36 मिलियन के, तो इस तरह से हाइपर इन्फ्लेशन में इंक्रीज होती है। हाइपर इन्फ्लेशन पूरी तरह जो इकोनॉमी को अनस्टेबल कर देती है और इकोनॉमी पूरी तरह हैवोक सिचुएशन में आ जाती है और इसमें एक ही बहुत ही कम समय में जो परचेजिंग पावर है वो मनी की गिर जाती है। तो ये पूरा मेरा वीडियो जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे था और इसके बाद मैं कुछ और इन्फ्लेशन से रिलेटेड काउज इफेक्ट्स पे बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और किसी भी तरह से ये आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा हो तो आप इसे शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।